Hey guys, Vyansh and welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग दो मैचेस की बात करने वाले हैं। हम तीसरे इटली की भी थोड़ी सी छीछा करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड स्लोवाकिया की, और बात करते हैं यहाँ पर स्पेन वर्सेस जॉर्जिया की। भाई डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस स्लोवाकिया की बात करें तो इस मैच की जो स्टोरी लाइन्स है ना वो इंटरेस्टिंग है। काफी यहाँ पर इंग्लैंड की कमबैक उसकी खुशी मना रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर बेलिंगम की पीआर की छीछा कर रहे हैं। वही काफी लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड को स्लोवाकिया के अगेंस्ट भी जाकर 120 मिनट लगे हैं उनको हराने के लिए। लेकिन एक्चुअली इस पूरे गेम को ना थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ऊपर की बात करें तो उस पूरे कैंपेन में जब भी इंग्लैंड खेली है, सबसे बड़ा जो सवाल सामने आया है, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट हर एक फैन का सामने निकल के आया है, वो ये है कि अगर आपके पास बेलिंगम है, अगर आपके पास हैरी केन है, अगर आपके पास फिल फोडन है, अगर आपके पास काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, पिकफोर्ड जैसे तमाम सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, और तब भी आप इतना छी-छा वाला फुटबॉल खेल रहे हो, तो क्या घंटे का मैनेजर हो क्या? लेकिन एक बात ये भी सच है कि इसको काउंटर भी किया जा सकता है। अगर पिछले 8 साल की बात करें, जब से गैरेथ साउथगेट ने यहाँ पर इंग्लैंड की कमान संभाली है, तब से इंग्लैंड का प्रदर्शन, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आते हैं कि नहीं उससे फर्क पड़ता है, और रिजल्ट आते हैं। इटली से हारे थे यूरो 2020 में फाइनल में। वहीं यहाँ पर इंग्लैंड का वर्ल्ड कप में भी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन रहा है, और 2022 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर भी अच्छा है। यहाँ पर भी ग्रुप स्टेज में एज अच्छा है, यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस पर पॉइंट वाइज उन्होंने निकाला है, और राउंड ऑफ 16 में भी एज अ रिजल्ट तो ये अब क्वार्टर फाइनल में गए हैं, जहां पर ये स्विट्जरलैंड को फेस करेंगे। तो रिजल्ट्स के मामले में गैरेथ साउथगेट निकाल लेता है, और इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सब्जेक्टिव और एक बहुत ही पर्सन टू पर्सन ओपिनियन करता है कि वो गैरेथ साउथगेट के काम को कैसे संभालता है। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं कि यूरोज में इनका होने क्या वाला है। देखो, ये बात तो तय है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो एक चीज सामने निकल के आई है जो कि इंग्लैंड को बचा रही है। लेकिन अगर इस मैच को आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तौर पे देखने वाले हो ना, तो थोड़े से आप गलत हो, क्योंकि जब बेलिंगम का जो गोल है वो डेफिनेटली पूरी तरीके से इंडिविजुअल ब्रिलियंस कहा जा सकता है। लेकिन जो सेकंड गोल है, जिसमें आप इवान टोनी की बात करो या फिर हैरी केन की बात करो, वो आपको आता हुआ दिख रहा है, और वो एक बहुत बढ़िया आप कह सकते हो कि टैक्टिकल अकॉम्प्लिशमेंट तो मैं नहीं कहूंगा खैर, बट ठीक है, एक टैक्टिकल छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो कि पूरा हुआ। अब देखो, इस मैच की अगर हम वाइब की बात करें तो कह सकते हो कि स्लोवाकिया पहला गोल डिजर्व करती थी। जिस तरीके से मारा था, गोल डिजर्व करना सिर्फ उसी टीम के पाले में नहीं जाता जो कि 60 से 70% पोजीशन रखता है। गोल वो टीम डिजर्व करती है जो एक्चुअली में एक प्लान के साथ अटैक करती है। वो चाहे 2 बंदों के साथ अटैक करे या फिर अपने 9 बंदों के साथ अटैक करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्विट्जरलैंड की बात करें या फिर जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया ने पोर्चुगल के अगेंस्ट 10 बंदे नहीं फेंके थे आगे, उन्होंने 3 ही बंदे आगे फेंके थे, लेकिन फिर भी 2 गोल मार दिए थे। वहीं अगर हम यहाँ पर अगर जर्मनी की बात करें तो उन्होंने अपने 10 बंदे फेंके थे, लेकिन फिर भी उनको 93rd मिनट तक रुकना पड़ा था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट यहाँ पर इक्वलाइजर निकालने के लिए। यही चीज इंग्लैंड के साथ हो रही है। आप 8 प्लेयर आगे फेंक देते हो अटैकिंग में, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड गोल डिजर्व करती है, और यहाँ पर स्लोवाकिया ने सिर्फ 2 या 3 बंदे आगे फेंके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं डिजर्व करते। और यही इस गेम की पूरी थीम थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि इंग्लैंड इन पोजीशन जितनी काबिलियत और जितनी कैपेबिलिटी रखती है, चाहे आप फिल फोडन की बात करो, चाहे आप हैरी केन की बात करो, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, इसमें फ्लॉज हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इंग्लैंड की सबसे बड़े फ्लॉ की बात करोगे तो वो उनका इन पोजीशन गेम नहीं है, बल्कि एक्चुअली में आउट ऑफ पोजीशन गेम है। इंग्लैंड अगर 8 बंदे आगे फेंक रही है और फिर वही 8 बंदे पोजीशन लूज करने के बाद प्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्लोवाकिया अपने 3 बंदों के बलबूते पे अटैक करके गोल मार देती है, तो ये बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से आउट ऑफ पोजीशन इंग्लैंड का जो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है वो कितना खराब है, वो कितना डिसबैलेंस्ड है। क्या उसको साउथगेट ने अभी तक के तौर पे संभालने की कोशिश की है? नहीं। तुम कहोगे कोबी माइनो को एज ए नंबर 6 खिला दिया या फिर कोल पाल्मर को वो लिया है तो अब समझ रहा है, लेकिन अगर आप पूरे गेम की थीम की बात करोगे, पूरी टीम की थीम की बात करोगे, तो ऐसा सही में आपको लगता है कि इंग्लैंड जैसा टूर्नामेंट से पहले खेल रही थी, जैसा 1 साल पहले वो खेलने की कोशिश कर रही थी साउथगेट के अंदर, वो ऐसा ही अभी भी कर रही है। और यूरो 2024 ने एक बहुत अच्छी थीम और बहुत अच्छे स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि आप एक सेट, एक प्लान ए के साथ बिना प्लान बी के उतर नहीं सकते। ये प्रॉपर चीज यूरोज ने डिमॉन्स्ट्रेट करी है। काफी लोग कहेंगे कि स्लोवाकिया यहाँ पर काफी अनलकी रही है, लेकिन एक चीज ये भी तो और था कि स्लोवाकिया ने पहला गोल मारने के बाद ऐसा कोई ट्राई भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी 1 गोल की लीड को बचा के रखा, या फिर उसकी बचाने के चक्कर में वो पूरे 90 मिनट्स निकाले, जिसके लिए वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन बड़ी टीम के अगेंस्ट ये चीज करना
काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो जब आपके पास बेलिंगम, हैरी केन, वही है ना कि वो सवाल जो गैरेथ साउथगेट के मुंह पे मारा जा रहा है, उसी सवाल में जवाब भी तो छुपा हुआ है। अगर आप ये चीज कह रहे हो कि अगर आपके पास बेलिंगम और हैरी केन और फिल फोर्डन, बुकायो साका, डेक्लन राइस, जॉन स्टोन्स, काइल वॉकर, तमाम प्लेयर है, फिर भी आप इतना टट्टी फुटबॉल खिलाते हो, तो सवाल जवाब भी तो इसी में ही है कि जरूरत है क्या खूबसूरत फुटबॉल खिलाने की? क्या जरूरत पड़ी क्या? यहाँ पर इंग्लैंड ने क्या 2 गोल जो मारे हैं वो क्या खूबसूरत फुटबॉल के तौर पे आए हैं? क्या इंग्लैंड ने जब से अपना कमबैक स्टार्ट किया था, क्या वो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की बलबूते पे आया था? क्या हमको जो लास्ट आधा घंटा देखने को मिला है इंग्लैंड का, क्या वो सही में एक टैक्टिकल मास्टर क्लास था? नहीं। और इसकी क्या जरूरत भी है? शायद से नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस गेम की बात करें तो 2 चीजें बहुत क्लियर है। इंग्लैंड कुछ हद तक लकी थी, लेकिन कुछ हद तक डिजर्विंग भी थी। दूसरी चीज यहाँ पर यह कि इंग्लैंड का टेक्टिकली तो ये डिजास्टर क्लास ही था, बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कोई लेफ्ट साइड से अटैक किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों यहाँ पर प्लेयर फालतू के 3-4 टचेस ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों यहाँ पर जो चीज पहले इतनी स्मूथली होती थी, आज उस चीज में पैनिक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों यहाँ पर जोन्स को ओवरलैप किया जा रहा है, जहां पर हर प्लेयर को कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर के साथ उस जोन को शेयर करना पड़ रहा है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। चाहे हम बेलिंगम, हैरी केन की बात करें या फिर हम फिल फोर्डन और बेलिंगम की बात करें। यहाँ पर अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो डिफेंडर्स में भी कम्युनिकेशन और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी खराब ही निकली है। अब बात करते हैं यहाँ पर बेलिंगम की पीआर की। बेलिंगम ने गोल मारा है जिसके लिए उसको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेलिंगम इंग्लैंड को कैरी कर रहा है। आप कह सकते हो कि बेलिंगम इस गेम में भी कुछ हद तक या फिर काफी हद तक, या फिर पिछले गेम्स की बात करें, अपने टीममेट की तरह लाइबिलिटी ही रहा है। अगर आप यहां पर आज हैरी केन को उसके दूसरे गोल के लिए कह सकते हो कि नहीं वो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो परफॉर्मेंस डिजास्टर ही आया और उसने इस गेम में यहाँ पर डिजास्टर क्लास डाला है, तो मानना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने गोल मारा है, तो ये चीज आपको बेलिंगम पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। अखबार की बात करें या फिर हम जैसे छोटे क्रिएटर्स की बात करें, जरूर बेलिंगम की फोटो लगा देंगे, लेकिन फैक्ट स्टिल रिमेन्स द सेम कि डेफिनेटली इस टीम में कोई भी स्टार बॉय अभी तक तो नहीं है। कोबी माइनू भी नहीं है। कोबी माइनू ने अच्छा खेला है, बॉल प्रोग्रेस करी है, बॉल को संभाला है, उसके अगेंस्ट हेट और उसके अगेंस्ट एजेंडा काफी स्ट्रांग है, लेकिन फैक्ट सेम है कि इस टीम में कोई भी एक प्लेयर नहीं है जिसको आप एक्चुअली में पिक कर सकते हो कि उसने अभी तक कैरी किया है। मार्क ग्यो की बात करें तो वो भी चूतिया खेल रहा है। अगर हम यहाँ पर जॉन स्टोन्स, काइल वॉकर की बात करें, स्टोन्स फिर भी ठीक है, लेकिन अगेन ये पूरी टीम हकती है तो स्टोन्स भी हक देता है। काइल वॉकर की बात करें, शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस निकली है। ऐसे में इंग्लैंड का मैच यहाँ पर स्विट्जरलैंड से, और ज्यादा उम्मीद मत रखना कि स्विट्जरलैंड थोड़ी सी नरमी बरतेगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड की खासियत ही यही है कि वो सामने वाली टीम की वीकनेस पे गेम खेलती है और एक ही वीकनेस को पकड़ के नहीं रखती, बल्कि उस वीकनेस के साथ अपनी स्ट्रेंथ भी मिलाती है। ये चीज उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट भी किया था और ये चीज वो इटली के अगेंस्ट भी सक्सेसफुली कर पाए थे। और इंग्लैंड डिस्पाइट इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड में भी वीकनेस है। और साउथगेट ने अभी तक तो नहीं दिखाया कि वो इन प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करने वाला है। और इसका आंसर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कोल पाल्मर नहीं है, या फिर इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर कोबी माइनू नहीं है। हर पोजीशन इस समय कंफ्यूज्ड लग। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेन वर्सेस जॉर्जिया की। जॉर्जिया ने पोर्चुगल को हराया था, 2 मिनट में गोल मारा था। यहाँ पे कुछ हद तक बहुत अच्छे पहले हाफ में गोल मार दिया था स्पेन के अगेंस्ट, जो कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था। लेकिन आपको एक खास बात बता देता हूँ मैं, जब जॉर्जिया ने पोर्चुगल के अगेंस्ट गोल मारा था, ये बात तो तय थी कि पोर्चुगल के पास डोमिनेशन होने वाला है, उनको बहुत चांसेस मिलने वाले हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस शायद से सब में नहीं था कि पोर्चुगल एक्चुअली में कमबैक कर देगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायस की बात करें या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टारडम की बात करें, बहुत लोगों को लग सकता है कि रोनाल्डो भाई अभी अपनी जादू की छड़ी चलाएंगे, बट फिर भी बहुत लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस था नहीं। स्पेन के अगेंस्ट प्रॉब्लम थी। स्पेन ने जब पहला गोल कंसीड किया, हम एक स्पोर्ट्स बार में मैच देख रहे थे, मैंने तब भी यही चीज कहा था कि स्पेन चीथड़े उड़ा देगी। पहले 13 मिनट में ऑलमोस्ट 9 शॉट्स मार दिए थे, जिसमें से मेजॉरिटी शॉट्स ऑन टारगेट थे। स्पेन की एक अलग खासियत है कि स्पेन एक सेट ऑफ पैटर्न पे काम करती है जिसमें सबको अपना अपना रोल पता होता है। कोई सी ऐसी टीम बता दो मेरे को जो कि ऐसे विंगर्स के साथ खेलती है जो कि इतने डायरेक्ट है। लमीन यमाल की बात करें, निको विलियम्स की बात करें, कौन सी ऐसी टीम है जहां पर विंगर्स और उनके नंबर 1, चाहे हम फाबियान रुइस की बात करें या फिर हम यहाँ पर डैनी ओल्मो की बात करें, उनके साथ इतना बेहतरीन गेम खेल सकते हैं? कौन सी ऐसी टीम बता दो मुझे जो कि यहाँ पर रॉड्री को ऑफेंसिवली भी और डिफेंसिवली भी यूज कर सकती है? कोई टीम है नहीं। जर्मनी काफी करीब थी, बट अब जर्मनी भी वो टीम नहीं रही। स्पेन ने ऑफ कोर्स एक गोल कंसीड कर लिया फाइनली, लेकिन स्पेन ना डरी थी और ना अभी डर, गोल कंसीड करने के बाद डरी, और आगे भी उन्होंने ऐसा ही दिखाया जब उन्होंने 2 गोल मारे, 3 गोल मारे और 4 गोल मारे। इस स्पेन की सबसे अच्छी खासियत यह है
कि स्पेन अनप्रेडिक्टेबल है। काउंटर अटैक गोल आता है, पोजेशन स्टाइल गोल आता है, फ्री किक सेट पीस गोल आता है, ड्रिबलिंग गोल आता है, वन मैन शो गोल आता है। इस टीम को आप कैसे निकालोगे समझ में नहीं आएगा। इस टीम के विंगर्स को आप 1v1 रोक नहीं सकते, आप कमिट करोगे। ऐसे में यहाँ पर जिनके नंबर 8 है, फाबियान रुइस की बात करें 10 on 10 परफॉर्मेंस दे रहा है वो। डैनी ओल्मो की बात करें बेहतरीन यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ग्रैब करता है। अगर मोराटा की बात करें या फिर इनके पास जोसेलू, वो ऐसे स्ट्राइकर है जिसको आप डेफिनेटली डरोगे नहीं उनसे, लेकिन अगर आप उनको नजरअंदाज कर दोगे तो फिर वो आपको बता देंगे जब वो तीर आपके चूतड़ों में डाल देंगे। अगर आप डैनी कार्वाहाल की बात करोगे या फिर रोड्री की बात करोगे, अभी तक भी कोई भी ऐसी ड्रॉप परफॉर्मेंस नहीं आई है। टीम पूरी फोकस दिखती है, लेकिन जो सबसे खास बात इस पूरी टीम की ये है कि ये टीम जितनी फोकस्ड है, उतनी एग्रेसिव भी है, उतनी कॉन्फिडेंट भी है। ऐसे में स्पेन वर्सेस जर्मनी का जब क्वार्टर फाइनल होने वाला है तो ये एक फुटबॉल हेरिटेज होने वाला है, जहां पर स्पेन एक ऐसी टीम जो कि अनडिस्प्यूटेड और फुटबॉल पैराडाइम को वापस से रीसेट करने के चक्कर में, वही जर्मनी वो टीम है जो अपने पिछले 8 साल के सबसे खराब दौर को, अपने इतिहास के सबसे खराब दौर को फाइनली चांस ले रही है अपने खुद के घर में। 2 क्लासिक लेगेसीज एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि एक ही लेगेसी जिंदा रहेगी, बाकी अगले 4 साल बाद फिर अप्लाई करेगी।